नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। अक्सर अपराधी सोचता है कि अपराध करने के बाद उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो बहुत अपने आप को शातिर समझता है, चालाक समझता है और उसकी नजर में अक्सर ये होता है कि उसने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जहां आप ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। यूपी पुलिस ने 18 मार्च को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का जिस महिला की हत्या की गई थी, उस हत्याकांड का ताबड़तोड़ एक्शन किया। 3 दिन के अंदर यूपी पुलिस ने 6000 सीसीटीवी फुटेज के खंगाले। उसके बाद जहां हत्यारों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था, उन हत्यारों को पुलिस ने खोजा। 2 थे, उनमें से मुख्य आरोपी जिसने महिला को किडनैप किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की, उसको तो रात में ही पीतल भर दिया भैया उसके साथ सीने में, और उसकी मौत हो गई। उसको मिल गया सजा, जो उसने किया उसकी सजा उसको तुरंत पुलिस ने निपटारा कर दिया। वहीं उसके दूसरे भाई जो इस हत्याकांड में उसका सहयोगी था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है गए और अब उसकी जमकर खातिरदारी हो रही है। इस हत्याकांड में कब क्या कैसे हुआ, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने आए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। और इस ताबड़तोड़ एक्शन में जो होना चाहिए था, जो हर आदमी डिमांड करता है, जब इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं ना, तो पुलिस चाहता है कि भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं चाहिए। जब पता है कि अपराधी ये है, इसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो दूसरे अपराधियों को मैसेज देने का सही तरीका है कि भर दो पीतल, और पुलिस ने वही किया, भर दिया सीधे पीतल। पूरा घटनाक्रम क्या है ये आपको बता दें। यूपी की राजधानी लखनऊ, 18 मार्च की घटना है। एक महिला जॉब इंटरव्यू देने के लिए वाराणसी गई थी। वहां से वो अपने घर वापस अयोध्या जाना था, लेकिन उसको चूंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, लिहाजा वो लखनऊ में अपने भाई के यहाँ जाने के लिए रुकी। और रात में जब वो पहुंची तो एक ऑटो ड्राइवर ने उसे किया कि हम आपको छोड़ देते हैं, किराया तय हो गया। और ऑटो ड्राइवर ने महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसे मलिहाबाद ले गया। यहाँ पर अपने भाई के साथ मिलकर उसने बड़े ही दिल दहला देने वाली वारदात, यानी महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुलिस के पास इस केस का कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपराधी की पहचान कर ले कि हाँ कौन है। अब कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया, कैसे वो दोनों भाइयों तक पहुंची और फिर कैसे एनकाउंटर किया, ये सब पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होती है ये हम आपको बता दें। अयोध्या की रहने वाली आशा जी थी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने बीएड किया, शादी हो चुकी थी, लिहाजा अच्छी पढ़ाई के बावजूद आशा चाहती थी कि वो एक स्वतंत्र महिला बने, अच्छी जॉब करे, परिवार में अपना नाम बनाए और अपने पति के साथ अब उनको गृहस्थी चलाने में, मतलब गृहस्थी कहें बढ़ाने में हाथ बटाए। ये आशा का सपना था। अब इतनी पढ़ाई आदमी करता है तो उसको दिमाग में ये तो होता है कि भाई जॉब करे, कम से कम इस पढ़ाई का कुछ तो बेनिफिट हो। लिहाजा बताते हैं कि वाराणसी में एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब के लिए आशा का इंटरव्यू होना था। मंगलवार को दिन इंटरव्यू था, यानी मंगलवार 18 तारीख थी। रविवार को आशा वाराणसी, अयोध्या से वाराणसी पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी एक सहेली के यहाँ रुकती है। सोमवार पूरा दिन सहेली के साथ रुकती है। 18 तारीख को सुबह हुई वो ऑफिस इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। इंटरव्यू देते देते उसे शाम हो जाती है। आशा का ये था कि अब घर निकलना है, सहेली के यहाँ एक दिन रुक लिया बहुत था, लिहाजा आशा बस पकड़ती है। चूंकि शाम हो चुकी थी, जब वो बस स्टैंड पहुंची तो उसे अयोध्या के लिए सीधे कोई बस नहीं मिली, उसे लखनऊ के लिए बस मिल गई। आशा ने सोचा, चूंकि लखनऊ में आशा का भाई रहता था, लखनऊ के चिन्हट में, तो आशा ये था चूंकि बस पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि लखनऊ में रुक जाएंगे, भाई के पास रात अपना वहां गुजर जाएगी, सुबह तड़के अयोध्या के लिए बस पकड़ेंगे और शाम तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। लिहाजा वाराणसी से आशा बस पकड़ती है और पहुंचती है रात के करीब 1 से 1:30 बजे लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे। यहां पर आशा बस से निकलती है, बाहर आती है बस अड्डे से। एक ऑटो ड्राइवर, यानी रात के करीब उस वक्त 1:30 बज रहे थे,
28 तारीख घटना है। एक ऑटो ड्राइवर उन्हें मिलता है, किराया बताता है, आशा बताती है कि लखनऊ के चिन्हट जाना है, किराया तय होता है और वो ऑटो ड्राइवर उसे बिठा लेता है। ऑटो में बैठते ही एक समझदार महिला, जैसा कि समझदार लड़की या कहें जिसको भी करना चाहिए, कि सबसे पहले आशा ने अपने भाई को फोन किया। भाई का फोन भाभी ने उठाया। भाभी को आशा ने कहा कि वो ऑटो में बैठ चुकी है और आधे घंटे के अंदर में वो घर आ जाएगी, चिंता ना करें। इस दौरान जो ऑटो ड्राइवर था उसका नाम था अजय कुमार द्विवेदी। उसे आशा की बातचीत से ये लग गया कि आशा लखनऊ की रहने वाली नहीं। रात के 2 बज रहे थे, आशा देखने में भी सुंदर थी। यहीं से अजय की नीयत में खोट आ जाता है और वो उसके साथ लूटपाट करने के, क्योंकि अपराधी किस्म का था, अब उसके ऊपर पहले कितने केस दर्ज थे ये भी हम आपको बताएंगे। उसके मन में आ जाता है कि ये आसान शिकार है, लिहाजा वो ऑटो चलाता हुआ चिन्हट की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगता है। हाँ, अजय ऑटो को चारबाग की तरफ ना ले जाकर, चारबाग से चिन्हट की तरफ जाना चाहिए तो वहां ना ले जाकर नहरिया से बाएं मुड़ने की जगह दाहिने मुड़कर मलिहाबाद की तरफ चल देता है। महिला के चारबाग की तरफ से जाने की बात पूछने पर वो बताता है कि महिला, जब ये जो आशा है वो ये पूछती है कि इधर से क्यों नहीं गए, तो वो बता रहा है कि चूंकि लखनऊ में मेट्रो का काम चल रहा है और ये देखो ये ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा है जिसकी वजह से कई जगह पे रूट डाइवर्जन है, तो हम तुमको दूसरे रास्ते लेके जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, हम आपको आसानी से आपके घर पहुंचा देंगे। इस दौरान आशा को थोड़ा सा शंका हुआ, लिहाजा आशा ने अपनी भाभी को फोन किया कि भाभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये हमको दूसरे रास्ते ले जा रहा है, लो आप। तो इस पर जो है भाभी कहती हैं कि ऑटो ड्राइवर से बात कराओ। ऑटो ड्राइवर से भाभी नहीं बात करती, भैया बात करते, तो उससे पूछते तो वो बोलता है कि ऑटो चूंकि वहां इनको भी वो गोली देता है, इनको भी बताता है कि मेट्रो की वजह से रूट डाइवर्जन हुआ पड़ा है, लिहाजा हम दूसरे रास्ते से ला रहे हैं, इस वजह से मैप में वो दिखा रहा है कि मलिहाबाद वाला रूट, लेकिन हम पहुंचा देंगे, चिंता मत। इस दौरान भाई को लगा शायद आ जाएगा, चलो ठीक है। भाई ने बहन को ये बोला कि ऐसा करो आशा, तुम हमें लगातार अपडेट भेजते रहना, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो हम तुरंत तक की तुम्हारी मदद तक पहुंच सके। वहीं ऑटो ड्राइवर अजय ने अपने भाई दिनेश को फोन किया। दिनेश जो था वो दुबग्गा में रहता था, लखनऊ के दुबग्गा में। अजय ने दिनेश को अंधे की चौकी के पास अपने ऑटो में बिठा लिया। अब यहां से ही जब दिनेश बैठता है तो आशा को लगता है कुछ गड़बड़। आशा तुरंत ही अपनी लोकेशन भेजती है और इस दौरान अजय ऑटो को रास्तों से घुमाता हुआ मलिहाबाद के वाजिद नगर की तरफ लेकर चल देता है। इसके साथ ही जो दिनेश था वो महिला के साथ यानी आशा के साथ लूटपाट यानी छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और वो चीखने लगती है। महिला का आखिरी फोन जब लोकेशन, चूंकि वो व्हाट्सएप पे भेज रही थी लगातार, जब भाभी देखती है कि इसकी लोकेशन मलिहाबाद की तरफ जा रही है तो वो फोन करती है। फोन उठता जरूर है लेकिन फोन पर कुछ भी बात नहीं होती, बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहां से भैया और भाभी का माथा ठनकता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लिहाजा तुरंत ही वो इस बात की सूचना, उस वक्त करीब 3 बज रहे थे जब आखिरी बार उनकी बातचीत हुई, तुरंत ही जो भाई था वो 112 नंबर पर बहन के किडनैप होने की सूचना दे देता है। लेकिन यहां से जो ऑटो ड्राइवर अजय, उसका भाई दिनेश आशा को लेकर पहुंचते हैं मलिहाबाद के भदावना इलाके में। यहां पर जानते हैं मलिहाबाद आम के लिए मशहूर है, बड़े बड़े आम के बाग हैं और इन आम के बागों में शाम के बाद एकदम सुनसान हो जाता है। रात के 2 बजे कौन मिलेगा भला। यहां आम के बाग में लेकर पहुंचते हैं, यहां पर उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश करते हैं आशा के साथ। इस दौरान धक्का मुक्की होती, छीना छुट्टी होती है। जब आशा पूरी तरीके से विरोध करती है तो ये उसकी पैजामी से उसकी गला घोंटकर बेदर्दी से हत्या कर देते हैं और उसके बाद उसका सामान वामान लेकर वहां से फरार हो जाते हैं दोनों। इधर घर वालों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। एक महिला के रात में इस तरह से किडनैप होने की सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम भी अलर्ट हो जाती है। पुलिस ने तुरंत ही सर्च अभियान शुरू किया। सुबह 5 बजे मोहम्मद नगर तालुकेदारी के पास एक बाग में आशा की लाश पुलिस को मिली। 100 पेट के बल पड़ा था, कपड़े छत विच्छत पड़े हुए थे और ये था कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। इसकी खबर सामने आते ही तमाम
कहें पुलिस महकमे के अधिकारियों की नींद उड़ गई, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विपक्ष पार्टी के नेता, उन्होंने तुरंत ही इस मुद्दे को बड़ा बनाते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि योगी जी कहते हैं यूपी में सब कुछ बढ़िया है, पुलिस अपराधी एक चौराहे से दूसरा चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा और उसे गोली मिल जाएगी। लेकिन देखिए यूपी की राजधानी में किस तरह से एक महिला की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है, और यही है इनकी कानून व्यवस्था। इस तरह के बयान सामने आते हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के ऊपर बड़ा दबाव होता है कि भैया जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना है, वरना आफत है। इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऑटो ड्राइवर का कहीं चेहरा नहीं दिख रहा। आलमबाग बस अड्डे से जो महिला बैठी वहां पे सीसीटीवी दिखा, ऑटो दिखा, ऑटो में नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती हो गई कि अब ऑटो को कैसे ट्रेस किया जाए। दूसरी बात, जो ऑटो ड्राइवर था उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। इस मामले में डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या के आरोपी ऑटो ड्राइवर और अन्य की तलाश में मुख्य क्राइम ब्रांच के साथ पूर्वी, पश्चिमी, मध्य जोन के करीब 60 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड के जो है 60 पुलिसकर्मियों की टीम बनी और हर पुलिसकर्मी की 10-10 करके 6 टीमें बनाई गई कि भैया कुछ भी हो इस हत्यारे को तो पकड़ना ही पकड़ना है। पुलिस ने आलमबाग बस अड्डे से लेकर मलिहाबाद तक 6000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें से 10 स्थानों पर ऑटो दिखा। इसके अलावा विभिन्न स्टैंड से करीब 100 ऑटो चालक को पुलिस ने पकड़कर उनसे पूछताछ की इस केस को सुलझाने के लिए। महिला ने जो लोकेशन अपनी भाभी को फोन पर भेजी, उसी आधार पर उस एरिया में एक्टिव मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग की गई, सर्विलांस किया गया। मतलब जो भी पुलिस कर सकती थी, पुलिस हर संभव कोशिश कर रही थी कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। पुलिस के पास चूंकि एक बस ये था कि ऑटो दिखा था उन्हें सीसीटीवी में, चेहरा नहीं दिख रहा था। अब पुलिस के पास थी इस केस को सुलझाए कैसे। दबाव बड़ा था, लखनऊ की बात थी, इज्जत की सवाल था। सीएम योगी का जो भाषण है उसको और जो वादा है उसको पूरा करने का बहुत बड़ा पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव था। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए बैक ट्रैप ट्रिक इस चीज को अपनाया। बैक ट्रैप ट्रिक क्या होती है ये हम आपको बताएंगे। पुलिस ने घटनास्थल के पास एक्टिव मोबाइल नंबर की छानबीन की। हैवानों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 6 टीमें लगाई हुई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हत्यारों को पहचान कैसे करे, क्योंकि आलमबाग बस अड्डे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला दिखती है, ऑटो दिखता है, लेकिन ऑटो ड्राइवर नहीं दिखता। अब पुलिस ने क्या किया, जांच में पुलिस को जब इस पूरे सीसीटीवी 6000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को कसम मंडी के पास एक अस्पताल से सबसे पहले एक फुटेज मिला। इस फुटेज में संदिग्ध ई ऑटो आते जाते दिखा। इसके बाद पुलिस ने बैक ट्रैप ट्रिक का प्रयोग किया। इस ट्रिक में संबंधित व्यक्ति या वाहन का फुटेज मिलने पर उसके आगे की फुटेज चेक करने के बजाय पीछे के रूट पर लगे कैमरे चेक किए जाते हैं। यानी सीसीटीवी ट्रैक करने का तरीका, ऑटो यहाँ हमको दिखा, अमूमन लोग होता है कि इसके आगे जो जगह होगी वहां अगर सीसीटीवी लगा हो उसको ट्रैक करें। पुलिस ने वो नहीं किया। पुलिस ने बैक ट्रैक ट्रिक का अपनाया गया, यानी पीछे, इससे पीछे ऑटो कहां से आया कहां से गया वो सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले चेक किए। क्योंकि अमूमन होता है कि अपराध करने के बाद अपराधी सतर्क हो जाता है, लेकिन अपराध करने से पहले अपराधी कहीं न कहीं लापरवाही करता है, और यही कुछ इस केस में हुआ। पुलिस की ट्रिक सफल रही और दुबग्गा, जहां से उसने अपने भाई दिनेश को बिठाया था, अंधे की चौकी, यहां पर ई ऑटो साफ नजर आता है। इसमें आरोपी जो दिनेश था, अजय का भाई, वो सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा पुलिस को दिख गया। डीसीपी पश्चिमी ने बताया कि अंधे की चौकी के पास पुलिस को ई ऑटो का सबसे साफ फुटेज साफ हाथ लगा। पुलिस में दोनों आरोपियों की तस्वीर भी दिख गई। दिनेश तो कुछ पहचान में आ रहा था, लेकिन अजय की अभी भी यहाँ पे तस्वीर धुंधली थी क्योंकि रात का समय। फुटेज हाथ लगने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आरोपियों की पहचान, लिहाजा पुलिस ने सर्विलांस का यहाँ मदद लिया। अब देखिए ये सब पूरा टेक्नोलॉजी
जो टेक्नोलॉजी के पुलिस इस्तेमाल करती है, ये सब हम आपको बता रहे कि जो अपराधी सोचते ना तो बच जाएंगे, कुछ हमको कहीं सीसीटीवी में नहीं आया हमारा कहीं, तो पुलिस क्या क्या इस्तेमाल करती है। तो पुलिस ने दुबग्गा अंधे की चौकी के पास सर्विलांस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने ये किया कि इस जगह पे कितने मोबाइल नंबर उस वक्त एक्टिव थे जब ये ऑटो यहां से गुजरा। अंधे की चौकी और घटना स्थल के पास लगे मोबाइल टावर से पुलिस ने घटना के वक्त एक्टिव मोबाइल नंबरों की सूची निकाली। करीब 5000 मोबाइल नंबरों की सूची से पुलिस ने इन दोनों अजय और दिनेश के मोबाइल नंबर का तलाश लिया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग से मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश सबसे पहले पड़ताल की कि दिनेश कहाँ रहता है, क्या उसका एड्रेस है, और अजय की पहचान शुरू हुई। दिनेश का मोबाइल चालू था क्योंकि उनको लगा था हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। हमने आपको बताया ना, अपराध को अंजाम दिया, इसके बाद दोनों अपने अपने घर आके पड़े आराम से रहने। दोनों को लगा कहीं किसी कैमरे में हम दिखे नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, और हमें तो कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता क्योंकि ऑटो का नंबर भी पुलिस के पास नहीं हुआ। तो दिनेश अब आराम से आके अपने दुबग्गा में रह रहा था। पुलिस ने ट्रेस कर लिया दोनों को। अब पुलिस पहुंची दुबग्गा। यहाँ पर दिनेश के घर का अता पता पुलिस ने लगा लिया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन, आप मोबाइल अपने पास रखोगे तो आपकी लोकेशन दिखती रहेगी, भैया यहाँ बैठे हो घर में। पुलिस सीधे बृहस्पतिवार को पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन पता की, और लोकेशन थी कहाँ, मलिहाबाद के कस्बे के सन्यासी बाग से पुलिस ने दिनेश को दबोच लिया, क्योंकि वो तो निश्चिंत था। पुलिस ने लोकेशन गैस करी और निकला और उसको पकड़ लिया। एक कड़ी पुलिस के हाथ लग चुकी। अब पुलिस के हाथ था कि जो मुख्य आरोपी है उसे कैसे पकड़े, जिसने महिला को यानी आशा को बस अड्डे से बिठाया, फिर किडनैप किया और फिर पूरी इस वारदात की साजिश रची। पुलिस ने जब दिनेश से पूछताछ की तो पुलिस ने दिनेश ने अपना हिस्ट्री भी बताया। तो पुलिस को पता चला कि अजय दुबग्गा का हिस्ट्री सीटर था, ये दोनों यहीं के रहने वाले थे। अजय और उसके भाई दिनेश पर पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। अजय पर जहां 23 मुकदमे दर्ज हैं, वहीं दिनेश पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पूछा कि ऑटो जो तुम्हारा था उसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी। तो चूंकि रात में अजय चलाता था, आपराधिक प्रवृत्ति का था, तो अक्सर वो शिकार की तलाश में रहता था, इसीलिए उसने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी। लेकिन घटना के बाद जब पुलिस ने दिनेश के पास से ऑटो बरामद किया तो उसमें नंबर प्लेट लगी थी। तो दिनेश ने बताया क्योंकि हमें ये था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं ये पूरी घटना आई होगी, मतलब ऑटो दिखा होगा, तो उसमें नंबर प्लेट नहीं दिखेगी। अगर हमारा नंबर प्लेट नहीं लगेगा तो हमें पकड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने नंबर प्लेट लगा दी ताकि सभी ऑटो की तरह हमारा ऑटो भी दिखे और किसी को हम पर शक न हो। घटना के बाद उन्होंने इतनी चालाकी अपनी दिखाई। पुलिस ने दिनेश से पूछा कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। तो दिनेश ने पुलिस को सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि अजय ने ऑटो में बिठाया था, मेरा भाई है, वो ऑटो में आलमबाग से उठाया, उसके मन में वहीं से आ गया था कि हमको आज कांड करना है। उसने मुझे सूचना दी कि दोनों हम लोग आपराधिक टाइप के थे ही, तो कोई बड़ी बात थी नहीं, और अकेली महिला थी तो शिकार बनाना आसान था, इसलिए उसने मुझे ऑटो में बिठाया। और उसके बाद जाके मलिहाबाद में हम लोगों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दिनेश से पूछा कि अजय कहाँ है। बताते हैं कि दिनेश ने ही अपने भाई का पहला सुराग पुलिस को दिया कि अजय जो है वो मलिहाबाद में ही छिपा है। इसके बाद मलिहाबाद थाना पुलिस और सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। रात करीब 9:30 बजे उस इलाके की पूरी घेराबंदी कर रही थी कि कहाँ मिल जाए। तो रात करीब 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अजय जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर हरदोई भागना चाहता है। लिहाजा पुलिस टीम मलिहाबाद के देवम रेस्टोरेंट एंड लॉन के पास घेराबंदी पुलिस ने कर दी। इसके अलावा आसपास जो भी रास्ते हरदोई की तरफ गुजरते हैं उन सभी रास्तों की पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। रात 9:30 बजे अजय द्विवेदी बाइक से आता दिखा। जवानों ने उसे दबोचने, पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर अजय ने खेतों की तरफ यानी पक्के रास्ते से छोड़कर वो खेतों की तरफ मुड़ गया। पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान चूंकि खेत टेढ़े मेढ़े रास्ते, अंधेरे का वक्त, उसको दिखा नहीं, उसकी बाइक गिर गई। इसके बाद वो ऐसे भागने लगा और इस दौरान उसने अपने तमंचे से पुलिस पर फायर भी की। पुलिस ने
जवाबी फायरिंग की, जाहिर सी बात है जब वो पुलिस के ऊपर फायर करेगा तो पुलिस भी उसके ऊपर फायर करेगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसको 2-3 गोली ठोंक दी। इसके बाद वो वहाँ जब तब तक वो जिंदा था, आप देख रहे थे किस तरह पुलिस कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ते की लाश को उठा कर लेके जाया था ना, उसी तरह इसके उस वक्त जिंदा था। इसके सब को उठा के कुत्ते की तरह 4 लोग हाथ पैर टांग के अस्पताल पहुँचाए। यहाँ से हालत नाजुक थी तो उसे हायर अस्पताल में से ट्रांसफ़र किया गया, रेफ़र किया गया। वहाँ पर इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस को अजय के पास से महिला का मोबाइल, एक पिस्टल, सिगरेट की पैकेट, लाइटर और कुछ पैसे बरामद हुए। इसके साथ ही कुछ सरकारी जो कुछ दस्तावेज थे वो भी अजय के पास से पुलिस को मिले हैं, वो आशा के ही थे। अजय दुबग्गा के बसंत कुंज योजना कॉलोनी में रहता था और उसकी एक बेटी है। अब बताओ, इतना सब होने के बाद भी उसने इस मतलब बेटी का बाप होने के बाद इस तरह का जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। और क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपराधी था ही। हाँ, एक भैया कमेंट कर लाउड ड्रीम कर रहे हैं 15 मिनट में केस खत्म होता और ना उसका रेप होता ना वो मरती। अगर रात में जब लाइव लोकेशन पुलिस को भाई के द्वारा दी गई वहां से पुलिस कोशिश कर लेती। ये बात सही है। इस मामले में हम आपको ये भी बता दें कि 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनकी इस लापरवाही की वजह से। यानी कई दरोगा जो वो थे सिपाही, उन सब पर, पीआरबी के सिपाही, उन सब पर भी इस चीज़ का एक्शन हुआ और उन्हें निलंबित किया गया है क्योंकि लापरवाही बरती गई। लेकिन बहरहाल अब जो घटनाक्रम हो चुका था उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। हम या कोई भी आम आदमी यही चाहता है भाई कि अगर किसी के साथ अपराध हो और पुलिस को पता है, सबको पता है कि भैया यही है, तो कोर्ट कचहरी तो बहुत ही बेकार चीज़ हो गई है। सालों साल चलता है। और देखिए ना, एक के ऊपर 23 मामले थे, एक के ऊपर 9 मामले दर्ज थे। इनको क्या कानून का डर होता तो ये कभी इस तरह की घटना का अंजाम देते? इतने केस दर्ज होने के बाद भी इनके मन में कानून का तो डर नहीं था, तभी तो उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो केस वेस अब बहुत ही ढकियानुसी बात हो चुके हैं। एक किसी के साथ कोई दुष्कर्म करता है, किसी की कोई हत्या करता है, 15-20 साल तक केस ही चल रहा है, फाइनली नहीं हो पा रहा है कि इसने किया है कि नहीं किया। तो सीधे ठोको, खत्म करो। इस तरह का हत्याकांड, जब इस तरह का एक्शन होगा ना, तभी जो अपराध करने से पहले लोग सोचेंगे कि हाँ भैया पुलिस बच नहीं पाऊंगा। और लोग जो हैं वो अगर जिनके मन में थोड़ा सा भी पाप है, वो देख रहे हैं घटनाक्रम को, वो सोच रहे हैं हम कुछ करेंगे, तो देख लें कि पुलिस ने कोई भी उनके पास वो नहीं था अपराधी का कि कौन है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं। लेकिन किस तरह से उन्होंने, अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो जो ज़मीन के अंदर भी दफन होगा ना उसको भी बाहर ढूंढ के निकाल गए और ढूंढ के निकाला और मार गिराया। सबसे बढ़िया काम ये पुलिस ने किया। हम इस मामले में जो आशा हैं, मृतक आशा, उनके भाई ने क्या बताया वो भी हम आपको सुना देते हैं। उनकी ज़ुबानी भी सुनिए, पूरा घटनाक्रम क्या था। के साथ जो बस से आ रही थी, आलमबाग बस अड्डे पे उतरी थी, किसी ऑटो वाले ने जो है उसको बैठा के गलत डायरेक्शन में ले गए। वो लोग गलत जब हमको पता चला, अपनी लोकेशन जब हमको भेजी तब उसमें हमने देखा कि गलत लोकेशन में जा रही है, तो हमने उससे कहा कि ये गलत लोकेशन में ले जा रहा है। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया और एक आवाज़ आई चीखने की। उसके बाद जो है अब पुलिस अपना काम कर रही है और हमको उसकी बाद में डेड बॉडी मिली ड्रामा मलिहाबाद के डायरेक्शन में। बॉडी कहाँ से? मलिहाबाद से ही मिली। हमारी बहन आ रही थी बनारस से, किसी फाइनेंस कंपनी में ट्रेनिंग लेने गई थी, उसकी जॉब लगी थी। तो वो आ रही थी सुल्तानपुर होते हुए, तो रात हो गया था थोड़ा, तो नहीं तो घर अयोध्या ही है हम लोगों का, तो अयोध्या ही चली जाती। लेकिन जब रात हो गई तो सोची कि हम यहीं लखनऊ में रहते हैं
और कही कि लखनऊ में रहते हैं तो आ जाएंगे, यहीं पर रात में रुकेंगे, फिर हम सुबह अपना जाएंगे। तो इसीलिए जो है आ रही थी। और करीब 1:30 बज रहे होंगे रात में, जब वो वहाँ पे बस अड्डे से उतरी, बस से, रोडवेज की बस से। और उसके बाद फ़ोन की हमारी मैडम के पास कि हम ऑटो पे बैठ गए हैं, ऑटो पे बैठ गए हैं, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। जब आधे घंटे में नहीं पहुंची तो फिर हमने कहा फ़ोन मिलाइए, देखिए कहाँ पहुंची है। फिर जब फ़ोन मिलाया गया तो वो बता नहीं पा रही थी कहाँ है। हमने कहा कि ड्राइवर को दो फ़ोन। 18 मार्च की देर रात्रि में एक युवती जो बनारस से लखनऊ आलमबाग बस स्टेशन आई थी और वो उसका शव मलिहाबाद में एक आम के बाग में मिला था। इस संबंध में एक अभियोग हत्या का पंजीकृत किया गया था। उस संबंध में मलिहाबाद पुलिस ने आज एक व्यक्ति दिनेश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक ऑटो रिक्शा बरामद हुआ जिसमें उस लड़की को बैठा कर लाया गया था और एक व्यक्ति जो और साथ में था वो मौके से फरार हो गया था। पूछताछ पर दिनेश ने ये बताया था कि उसने और उसके भाई, जिसका नाम अजय है, मिलकर इस घटना को ठाकुरगंज की रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलिहाबाद से गुजरती है वहाँ पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी को सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। और इसके साथ जो उसके पास से जो एक देसी तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जिस मोबाइल उसमें से एक मोबाइल वो मोबाइल था जो उस मृतक युवती का था, जिसको उस घटना के दिन इस तरह से छीना था। पुलिस ने जो न्याय था कर दिया। थोड़ी सी लापरवाही जरूर दिखी, थोड़ी सी क्या बहुत लापरवाही दिखी। अगर ये मामला शायद उसकी जान बच सकती थी अगर पुलिस की टीम और जो भी 35 किलोमीटर लखनऊ के आलमबाग से लेकर मलिहाबाद पहुंचा, 35 किलोमीटर की दूरी है। उस 35 किलोमीटर में DRV तैनात रहती हैं, चेकिंग होती रहती है, महिला चीखी होगी, चिल्लाई होगी गाड़ी के ऑटो के अंदर। तो अगर सजगता दिखाती तो शायद ये केस ना हो पाता। बहरहाल लापरवाही दिखी, उन्हें सस्पेंड किया गया और शायद हो सकता और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कुत्ते की तरह पुलिस ने उसे टांगा है ना, जैसे कुत्ते की लाश को उठाया जाता है ना, उसी तरह से इसे उठाया गया ना, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इस बात से मैं कहता हूँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए भैया। ये सही तरीका है अपराधियों को सबक सिखाने का और इस तरह के अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतें। उस दूसरे को जिसको गिरफ्तार किया उसको भी गिरफ्तार नहीं करनी जरूरत है, उसको भी ठोकना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि दूसरों को मजा भैया सीधे यूपी में अगर कुछ करोगे तो यही होगा। ये जो दूसरा है ना दिख रहा है, इसको भी इसी तरह कुत्ते की तरह मारना चाहिए, तभी इसको समझ में आए कि हाँ क्या है, कितना बड़ा अपराध किया। एक बेचारी के पूरा परिवार उसका था, आशा का, बेदर्दी से उसे मौत की घाट उतारा, उसके सपनों को चकनाचूर किया। और जो दूसरी और औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो रात में जब आती हैं कहीं से तो उनको जो डर इस तरह की घटनाओं से बैठ जाता है मन में, वो कितना सरदर्द बन जाता है। औरतें बाहर निकलने से डरती हैं कि रात में यार पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जब इस तरह घटनाक्रम होगा, तुरंत एक्शन होगा, तो लोगों को समझ में आएगा, जो खासकर जिनके दिमाग में गंदगी भरी है ना, उनको लगेगा कि हाँ भाई बच नहीं पाएंगे अगर हम कुछ करेंगे, हमारे भी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारे भी बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट सकती है। तो इस तरह के घटनाक्रम में यही होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जी न्यूज़ यूपी। नमस्कार।